हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो ट्रांसफार्मर सेक्शन से रिलेटेड है। इसका सबका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अ टू फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड हैव द सेम। तो सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, जब भी दो ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में रखते हैं तो हमारे पास दो टाइप के कंडीशन होते हैं। एक होता है जो कि मैंडेटरी कंडीशन है, जो कि होने ही चाहिए, और दूसरा कंडीशन है डिजायरेबल कंडीशन। मतलब ये कंडीशंस अगर हो तो अच्छे हो, नहीं भी हो तब भी ऑपरेशन कंटिन्यू हो, लेकिन लेकिन अगर ये कंडीशंस हो तो अच्छा होता है ट्रांसफार्मर के लिए। पहला केस जो मैंडेटरी कंडीशन होता है कि होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस में क्या क्या आता है? तो देखिए, पहला कंडीशन इसमें आता है कि दो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए। अभी देखिए, अब ये कैसे हम लोग देखते हैं कि सपोज हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इनके जो प्राइमरी है उसको हम एक कॉमन वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। वी सपोज हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, प्राइमरी को हम लोग एक कॉमन वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंडरी हमारा ये है, सेकेंडरी वोल्टेज है जो ट्रांसफार्मर का, उसको हम लोग लोड के साथ कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग लोड से कनेक्टेड करेंगे। इस तरह से कनेक्ट हुआ और ये हमारा लोड है। सपोज लोड का इम्पिडेंस ZL है, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स वोल्टेज है। तो अगर इन दोनों ट्रांसफार्मर है, सपोज कि ये ट्रांसफार्मर ए है और ये ट्रांसफार्मर बी है, तो दो ट्रांसफार्मर है इसमें। तो इसका मतलब है क्या कि इसका सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए। यानी इस ये जो ट्रांसफार्मर और ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका इसका प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसके प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो टर्न्स रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इक्वल वोल्टेज रेशियो। वो सेम पोलैरिटी होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, उल्टा कनेक्ट कर देने से हमारे पास एक लार्ज सर्कुलेटरी करंट फ्लो करेगा जो उसके वाइंडिंग को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तीसरा कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। यानी कि अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम लोग ले लें तो फेज सीक्वेंस उसमें क्या होगा, जैसे कि DY11 DY1, तो इस तरह से प्रॉपर जो फेज सीक्वेंस है वो उस तरह से होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर ग्रुप होना चाहिए, फेज सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये जो चार कंडीशन है वो मैंडेटरी है, ठीक है। डिजायरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? डिजायरेबल कंडीशन होना चाहिए कि जो लोड शेयरिंग है, पहला कंडीशन है कि उसका जो लोड शेयरिंग है, यानी कि जो दो ट्रांसफार्मर है उनकी रेटिंग अलग अलग है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसके हिसाब से लोड शेयरिंग जो है वो उसके केवीए रेटिंग के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर केवीए के प्रोपोर्शनल में हो लोड शेयरिंग, तो हमारा Z पर यूनिट पहला ट्रांसफार्मर है वो होना चाहिए Z पर यूनिट दूसरे ट्रांसफार्मर के इक्वल में। तो अगर वो दोनों इक्वल है पर यूनिट में, इसको हम लोग आगे डिराइव करके देखेंगे, तो वो लोड शेयरिंग उसके केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लोड शेयरिंग से केवी रेटिंग अकॉर्डिंग होता है, इसका हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। और दूसरा डिजायरेबल कंडीशन क्या होता है कि X/R रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। अब X/R रेशियो क्या होता है? देखिए, एक एक ट्रांसफार्मर में जो X होता है वो लीकेज रिएक्टेंस होता है, R होता है इम्पिडेंस होता है, R रेजिस्टेंस होता है, लीकेज रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर R होता है, ये X होता है। तो हमारा ये पावर फैक्टर एंगल कॉस, ये जो फाई है पावर फैक्टर एंगल, वो tan इनवर्स X/R होता है। इसका मतलब है कि अगर दोनों ट्रांसफार्मर का X/R रेशियो सेम है तो उसी केस में क्या होता है कि दोनों का पावर फैक्टर भी आइडेंटिकल होगा, क्योंकि पावर फैक्टर एंगल सेम है तो उसका कॉस फाई भी आइडेंटिकल होगा। तो इसका मतलब है क्या कि दोनों की, तो ये जो जो कंडीशन X/R रेशियो सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों का पावर फैक्टर सेम होना चाहिए। तो उस केस में जो टोटल लोडिंग हो जाएगा, टोटल लोडिंग, वो पहला ट्रांसफार्मर का लोडिंग इंटू फाई एंगल पहला, दूसरे ट्रांसफार्मर का फाई एंगल फाई, दोनों इक्वल है ना। इसका मतलब है क्या कि अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो दोनों का जो रेटिंग है, केवी रेटिंग, उसको जोड़ के एंगल फाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में फाई इक्वल है। तो ये इसका रेटिंग कंडीशन है। तो इसका मतलब है क्या कि ये डिजायरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, वोल्टेज पोलैरिटी सेम होना चाहिए, नहीं तो सर्कुलेटरी करंट फ्लो होगा, फेज सीक्वेंस सही होना चाहिए, अगर R/B में कनेक्टेड है तो उसी के हिसाब से कनेक्शन होना चाहिए, सेम वेक्टर ग्रुप थ्री फेज के कनेक्शन में सेम होना चाहिए। इसको हम लोग आगे देखेंगे। डिजायरेबल कंडीशन क्या क्या है कि अगर केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग में उनकी लोडिंग होनी है तो उसके केस में Z पर यूनिट पहला ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू Z पर यूनिट
दूसरा ट्रांसफार्मर, ये होना जरूरी है, ठीक है। और X/R रेशियो दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिकल पावर फैक्टर के लिए, ठीक। तो ये इसका एक नेसेसरी कंडीशन है। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि अगर पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का होता है तो वो होता कैसे है। देखिए, इसका डायग्राम हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो है पहला ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जिस वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, सपोज कीजिए ये वोल्टेज सोर्स VS है, ठीक है। सेम सप्लाई से हम लोग दूसरे ट्रांसफार्मर को कनेक्टेड करेंगे। ये इसका प्राइमरी है, और अब हम लोग दूसरा सेकेंडरी लेते हैं, ठीक है। सपोज इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो है EA, और दूसरे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो है EB, ठीक। पहला ट्रांसफार्मर का जो लीकेज इंपीडेंस है, यानी कि R रेजिस्टेंस EA उसको लिखते हैं, और जो हमारे ये रिएक्टेंस है वो XEA लिखते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा ZEA है, वेक्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, REA प्लस JXEA, ठीक है। सिमिलरली इसका भी लीकेज इम्पिडेंस EB हो जाएगा, आप उसको नॉमेनक्लेचर से देख लीजिएगा। और ये कैसे कनेक्टेड होगा, हमारा कॉमन लोड ZL, आप डायग्राम को फॉलो करते चलिएगा। कॉमन लोड ZL से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ZL से ये कनेक्टेड हो गया, ठीक। अब इस डायग्राम में अब आगे आप देखते चलिए कि कैसे इसमें हम लोग ऑब्टेन करता है। सपोज कीजिए कि पैरेलल ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो IA फ्लो कर रहा है, दूसरे ट्रांसफार्मर में करंट है IB सेकेंडरी में फ्लो कर रहा है। तब हम लोग अगर इसका बेसिक इक्वेशन निकाले KVL से, तो इस पहले वाले ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, हमारा EA इज इक्वल टू V, यानी ये ZL के अक्रॉस वोल्टेज, प्लस IA इंटू ZEA, ठीक है। सिमिलरली EB इज इक्वल टू V प्लस IB इंटू ZEB, ठीक है, ये होगा। अच्छा, अगर EA इक्वल टू EB हो, क्योंकि हम लोग वोल्टेज तो सेम रखे हैं और टर्न्स रेशियो भी अगर सेम है, तो यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म होकर वोल्टेज आएगा और ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होगा आएगा, दोनों इक्वल होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या ऑब्टेंड होगा, IA इंटू ZEA इज इक्वल टू IB इंटू ZEB, ठीक है। ये आप इक्वेशन को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर ये इक्वल है, यानी IA इंटू ZEA इज इक्वल EA इज इक्वल टू IB इंटू ZEB, ठीक है। तो इसी केस में अब क्या होगा, हम देखते हैं IL जो है लोडिंग, वो इज इक्वल टू क्या है, IA प्लस IB है, ठीक। आप इसमें इक्वेशन को रख दीजिएगा। हम लोग I जो है I, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, IA प्लस, अब IB की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, IA इस इक्वेशन से IA इंटू ZEA डिवाइडेड बाय ZEB। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग IA को लिख सकते हैं Z इंटू EB डिवाइडेड बाय ZEB प्लस ZEA इंटू हमारा IL, यानी I लोडिंग, ठीक है। सिमिलरली IB के केस में होगा। तो अब देखिए, IA अगर निकालना है तो ZB इम्पिडेंस ऊपर होगा, उसके बाद नीचे का समेशन। इसी तरह से आप IB भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या होगा, अब हम सपोज करते हैं कि जो हमारा SA है वो ट्रांसफार्मर A का KVA रेटिंग है, और SB है ट्रांसफार्मर B का KVA रेटिंग है। तो इसका मतलब है क्या कि SA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा V लोड वाला जो वोल्टेज है इंटू I ऑफ A, SB हो जाएगा लोड वोल्टेज इंटू I ऑफ B, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इंटू IA को अभी हमने ऑप्टेन किया है क्या, ZEB, और भी याद रखिएगा A है तो यहाँ पर B ऊपर में, डिवाइड बाय ZEA प्लस ZEB इंटू I ऑफ L। अब V इंटू IL, ये हमारा क्या S लोडिंग है, इसका मतलब है क्या, ये ZEB डिवाइडेड बाय ZEA प्लस ZEB इंटू S, हमारा SA आ जाएगा, यानी लोडिंग इसके प्रोपोर्शनल में होगा, ZEB के रिस्पेक्ट में होगा SA अगर हम देखें तो, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हमारा है कि अगर हम ये पकड़े कि पहले इक्वेशन से हम अगर ये देखें कि IA इंटू ZEA इज इक्वल टू IB इंटू ZEB, और ऐसा बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स को अगर पैरेलल में लिखा जाए तो ये बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है क्या कि हमारा जो IA जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ZEA के, ठीक है। अब देखिए, ये इक्वेशन अगर कांस्टेंट है तो इसे आप क्या डिराइव कर सकते हैं, अगर IA इंटू ZEA इसका वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब हम इसे क्या डिराइव कर सकते हैं, अब हम इसे ये डिराइव कर सकते हैं कि पर यूनिट इंपीडेंस कांस्टेंट होना चाहिए।
ए और बी का पर यूनिट इम्पीडेंस कांस्टेंट होना चाहिए, या किसी का भी अगर पैरेलली में सब कनेक्टेड है। इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कि देखिए, अगर हम आई ए है, जेड ई है, ठीक है, अगर हम इसको लोड वोल्टेज कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें जेड ई ए, तो वो के इंटू वी, ये भी एक कांस्टेंट आएगा। सपोज कि इस कांस्टेंट को हम लोग के नॉट मानते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी इंटू आई ए, ये एस ए का लोडिंग है, इंटू जेड ई ए इज इक्वल टू के नॉट हुआ, ठीक है, एक तरह से हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अब हम इसका पर यूनिट में निकाले, देखिए जेड पर यूनिट ई ए का क्या निकलेगा, ये निकलेगा जेड ई ए डिवाइडेड बाय जेड बेस, इसका ये उसी के बेस के रिस्पेक्टिव में होगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका मतलब है क्या कि अब जेड ई ए अगर उसका बेस निकाले तो ये क्या होगा, वी ए का होल स्क्वायर इनटू हमारा वी ए, क्योंकि बेस का आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, जेड बेस इज इक्वल टू जेड जो बेस है वो होता है क्या, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस। तो अब ये हमारा निकलेगा एस ए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कि जो जेड पर यूनिट है ये जेड ए इंटू एस ए, ये एक कांस्टेंट है के नॉट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट के नॉट इंटू वी ए का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है क्या कि जेड ए पर यूनिट जो है वो एक कांस्टेंट अलग आ जाएगा, के डैश डिवाइडेड बाय वी ऑफ ए। ये वी ऑफ ए क्या है दोस्तों, क्योंकि देखिए वोल्टेज दोनों के केस में इक्वल है, बेस वोल्टेज दोनों केस में इक्वल है ना, बेस वोल्टेज दोनों केस में इक्वल है, क्योंकि आप देखिए पैरेलल ऑपरेशन में इक्वल है। इसका मतलब एक और कांस्टेंट के डबल डैश हो जाएगा। सिमिलरली जेड बी पर यूनिट निकालें, वो भी एक कांस्टेंट के डबल एस के डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि उसी की बेस में अगर हम पर यूनिट निकालें तो वो दोनों केस में इक्वल आता है। तो अगर अगर हमको लोड शेयरिंग होना है केवीए रेटिंग के हिसाब से, प्रोपोर्शनल टू केवीए रेटिंग होना है, तो जेड पर यूनिट ए इज इक्वल टू जेड पर यूनिट बी होना चाहिए। तो ये इसका डिजायरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। मस्ट बी है यानी कि नेसेसरी कंडीशन है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो मस्ट बी कनेक्टेड इन प्रॉपर पोलैरिटी, सबसे पहला कंडीशन यही है, अदरवाइज सर्कुलेटरी करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, द सेकेंडरीज ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर मस्ट हैव द सेम फेज सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। The phase displacement between primary and secondary line voltage must be the same for all transformers which has to be operated in parallel, ये भी बिल्कुल सही है। और the primaries of all transformers must have the same magnitude of line voltage, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कंडीशन क्या है, तो एब्सोल्युटली एसेंशियल कंडीशन इसमें ढूंढना है। तो देखिए एब्सोल्युटली एसेंशियल कंडीशन क्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेम वोल्टेज रेशियो, एब्सोल्यूट एसेंशियल कंडीशन बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सेम पोलैरिटी होना चाहिए, नहीं तो सर्कुलेटरी करंट फ्लो का बिल्कुल सही। सेम फेज सीक्वेंस है, ये भी होना चाहिए। द रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट है, ये भी इक्वल होना चाहिए। देखिए सेम वोल्टेज रेशियो अगर नहीं भी हुआ तब भी ट्रांसफार्मर की लोडिंग हो जाएगी, उसे केस में ये बाय पहला वोल्टेज रेशियो होगा उस वाली इक्वेशन में, और दूसरे केस में दूसरा वोल्टेज रेशियो होगा, जिसमें हमने पढ़ा था दोस्तों कि देखिए दो ट्रांसफार्मर अगर पैरेलली कनेक्टेड करते हैं तो पहले इक्वेशन में हम लोग क्या लिखे थे कि ये ई ए है ये यहाँ पर, और दूसरे केस में जो सेकेंडरी है दूसरा वो कनेक्टेड है वो ई बी है। अब अगर दोनों का टर्न्स रेशियो सेम नहीं है, तो मान लीजिए इसका टर्न्स रेशियो ए है और इसका टर्न्स रेशियो बी है, तो उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए बाई ए इज इक्वल टू जो हमारा v प्लस आई ए इंटू एक्स जेड ई ए था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा एब्सोल्युटली एसेंशियल कंडीशन नहीं है, ये होने से भी चलेगा। सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होना जरूरी नहीं है। सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होने से क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो लोडिंग होगा, लोड शेयरिंग होगा, उनके केवीए रेटिंग के प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये और ये कंडीशन एसेंशियल है, लेकिन एब्सोल्युटली एसेंशियल कंडीशन नहीं। तो इसके केस में 3, 4 एंड 5 आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू ट्रांसफार्मर ऑफ डिफरेंट केवीए रेटिंग्स वर्किंग इन पैरेलल शेयर लोड इन प्रोपोर्शनल ऑफ देयर केवीए रेटिंग। किसी केस में तो पर यूनिट लीकेज इन द रिस्पेक्टिव रेटिंग्स आर इक्वल, पर यूनिट रिस्पेक्टिव ये में ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था पर यूनिट लीकेज इंपेडेंस इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या, ओहमिक वैल्यू ऑफ द लीकेज इंपेडेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटिंग। हमने डिराइव किया था कि जो एस ए हो जाएगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड ई ए, को पहले बताया था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और पर यूनिट वैल्यू इक्वल होगा उसके बेस इंपेडेंस में, तो यानी कि बी और सी दोनों इक्वल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर्स वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट, परसेंटेज इंपेडेंस अगर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंपेडेंस डिफरेंस होने से पैरेलल ऑपरेशन स्टिल भी पॉसिबल है, परसेंटेज इंपेडेंस डिफरेंट होने से भी पॉसिबल है, उनकी जो लोड शेयरिंग होगी उनके केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग में नहीं होगी, लेकिन पैरेलल ऑपरेशन तो जरूर जरूर हो जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ आइडेंटिकल वोल्टेजेस बट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल फॉर सेटिस्फैक्टरी लोड शेयरिंग, सेटिस्फैक्टरी लोड शेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए, द पर यूनिट इंपेडेंसेस मस्ट बी इक्वल एंड एक्स बाई आर रेशियो मस्ट बी इक्वल, दोनों केस अगर हो जाएगा तो हमारी परफेक्ट कंडीशन आ जाएगा, तो इसका मतलब सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड इन पैरेलल आर नॉट कनेक्टेड विद रिगार्ड टू पोलरिटी, अगर पोलरिटी के रिगार्ड में कनेक्टेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो डेड शॉर्ट सर्किट विल टेक प्लेस, डेड शॉर्ट सर्किट क्लिक हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल 3 to 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन फॉर पैरेलल ऑपरेशन क्या होना चाहिए, तो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन क्या होना चाहिए दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी उसका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग में कौन सा होता है आप मैच कर सकते हैं, देखिए डेल्टा वाई इसका मैच हो जा रहा है, डेल्टा 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 वाई स्टार नहीं मैच हो रहा है, स्टार स्टार डेल्टा स्टार नहीं मैच हो रहा है, डेल्टा वाई वाई डेल्टा नहीं मैच हो रहा है, तो सबसे परफेक्ट कंडीशन कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the all other requirement of parallel operation of transformer are fulfilled, which of the following pairs of three phase transformer with the given vector groups can be operated in parallel, किसको पैरेलल में ऑपरेट किया सकता है, तो देखिए फेज सीक्वेंस देखना है दोस्तों, इसमें फेज सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए, तो देखिए पहला कंडीशन है YD1, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टार कनेक्शन है वो डेल्टा को 30 डिग्री से लीड कर रहा है, आपको पता था पहले के ये मैं आपको बताया था मैंने, वन का मतलब 30 डिग्री पर के हिसाब से, स्टार वाई जीरो का मतलब है क्या, पहली बात तो स्टार स्टार और स्टार डेल्टा का नहीं मैच होगा, अगर इसका फेज सीक्वेंस भी देखें तो 0 डिग्री से होना चाहिए, स्टार जो है सेकेंडरी स्टार को 0 डिग्री से, तो ये एंगल भी मैच नहीं कर रहा है, तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें YD1 और DY11, YD1 इसका मतलब है कि जो स्टार है वो डेल्टा को 30 डिग्री से लीड कर रहा है, और DY11 का मतलब है क्या कि जो डेल्टा है वो स्टार को 330 डिग्री से लीड कर रहा है, यानी कि 330 डिग्री से लीड कर रहा है, इसका मतलब है क्या, वो 30 डिग्री से लैग करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए स्टार डेल्टा को 30 डिग्री से लीड किया और यहाँ पर डेल्टा स्टार को 30 डिग्री से लैग किया, तो दोनों इक्वल है, देखिए ये इसको या तो लीड करे या इसको ये लैग करे, दोनों इक्वल है। अगर इसको हम लोग पलट के देखेंगे तो इस केस में स्टार डेल्टा को 30 डिग्री से लीड करेगा, तो इसका मतलब है कि YD1 और DY11 ये जो दो कनेक्शन है, ये जो दो कनेक्शन है वो दोनों कनेक्शन इक्वल है एक तरह से फेज सीक्वेंस के टर्म में, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफॉर्मर व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ट्रांसफॉर्मर व्हेन ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसी पे डिपेंड करेगा, तो पर यूनिट इंपेडेंस पे डिपेंड करेगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर, किस पे, पर यूनिट इंपेडेंस है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफॉर्मर विल इक्वल रेटिंग एंड नेग्लिजिबल एक्साइटेशन करंट कनेक्टेड इन पैरेलल शेयर लोड इन रेशियो ऑफ देयर केवीए रेटिंग ओनली, देयर पर यूनिट इंपेडेंस बेस्ड ऑन देयर ओन केवीए, ये हमेशा याद रखिए उसके केवीए में, अगर पहला ट्रांसफॉर्मर लिए तो उसका एस के रेशियो में, दूसरा ट्रांसफॉर्मर लिए SB के रेशियो में, वो पर यूनिट इंपेडेंस इक्वल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, 283 का ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पर यूनिट इंपेडेंस ऑफ द टू ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन पैरेलल आर नॉट इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर विल गेट ओवरलोडेड, वो ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the two transformer of different kVA ratings are connected in parallel they will divide the total load in proportion of their respective kVA rating when there, तब उसे केस में क्या इक्वल होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट इंपीडेंसेस आर इक्वल, इक्विवेलेंट इंपीडेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव, कौन सा इसमें इक्वल होना चाहिए दोस्तों, तो इसमें इक्वल होना चाहिए इक्विवेलेंट इंपीडेंसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव रेटिंग्स। देखिए इक्विवेलेंट इंपीडेंस इक्वल नहीं होगा, पर यूनिट इक्विवेलेंट इंपीडेंस इक्वल होगा, और इक्विवेलेंट इंपीडेंसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव रेटिंग, यानी कि हमने जो वही ZEA एंड SA इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर SA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ZE होना चाहिए, एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लिए, अगर सभी को कनेक्टेड करे पैरेलल में, तो इस तरह से हम लोग पैरेलल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया था उसका मेन पर्पस क्या होता है कि सपोज एक पर्टिकुलर सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और हमें चाहिए कि एक और ट्रांसफॉर्मर हम कनेक्ट कर दें उसमें, जिससे कि लोड शेयरिंग हो जाए उससे, तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। या फिर एक ट्रांसफॉर्मर, उसके केस में क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मर का अगर ब्रेकडाउन होता है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस कैपेसिटी से उस लोड को फीड कर सकता है, तो ये ट्रांसफॉर्मर पैरेलल कनेक्शन का बेसिक मोटिव होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।